अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बायोजियोकेमिकल साइकिल जो कि हम पिछले भी पढ़ चुके हैं, आज दोबारा हम एक साइकिल के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बायोजियोकेमिकल साइकिल में जो है वो हम मुख्तलिफ साइकिल जो है वो डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है ऑक्सीजन साइकिल, जो कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और उसके अलावा कार्बन साइकिल जो कि आज का हमारा टॉपिक है, और नेक्स्ट जो होगा दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। तो ये हमारे पास मेन बायोजियोकेमिकल साइकिल्स है जिसको जो है वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि साइकिल किसे कहते हैं कि एक चीज़ बार बार कॉन्टिन्यूस होना, एक ख़त्म होती ही दूसरा स्टार्ट होना, इसको कहा जाता है बायोजियोकेमिकल साइकिल। और नाम से ही जाहिर है, बायो का मतलब जो है वो क्या है, जाहिर सी बात है लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जीव का मतलब जो है वो क्या है, अर्थ, और केमिकल्स यानी वो केमिकल्स कम्बिनेशन जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी बायोस्फेयर और जीव यानी अर्थ यानी लेथोस्फेयर दोनों की कंबाइन हो कि अगर हम इन साइकिल्स में देखें तो इसमें हमारे 4 स्पेयर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। अब वो कैसे इन्वॉल्व होते हैं, कैसे ये साइकिल होता है, इसको जो है वो जानते हैं कार्बन साइकिल में। लेक्चर के एंड में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा एग्जाम के हवाले से, जो इंपॉर्टेंट सवाल आ सकते हैं तो वो भी जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ज़रूर जो है वो आप लोग अपना कमेंट जो है वो ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को सवाल कैसे लगे और कितने हेल्पफुल आप लोगों के एग्जाम में रहे। तो स्टार्ट करते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल से। बायोजियोकेमिकल साइकिल में हमने ऑक्सीजन साइकिल पढ़ा था, आज जो है वो हम कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमें पता है कि ऑक्सीजन और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आते कहाँ से है, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आते हैं एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस से जो कि लास्ट में मैं आप लोगों को बता चुका था, दैट इज फोटोसिंथेसिस, और उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो ये दोनों प्रोसेस मिलके तकरीबन ये साइकिल्स को जो है वो चलाते हैं, और इन साइकिल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें भी जो है वो यही है। मैक्सिमम चीज़ें हमारी जो है वो रिपीट होगी, लेकिन इसको जो है वो हम देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें कॉन्टिन्यूस मूवमेंट, ठीक है, दैट इज मूवमेंट ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का जो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट है बार बार, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक साइकिल फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टार्ट होता है, वो यहाँ पे आता है, फिर वापस ऐसे जो है वो सर्कल की तरह या साइकिल की तरह चलता रहता है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्टिन्यूस मूवमेंट। अब कार्बन का अगर हम देखें, कार्बन इज द मेन एलिमेंट, जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में भी और जितनी भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में हैं या जितनी भी जो है वो हम केमिकल्स के बारे में बात करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केमिकल्स आर हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन्स भी जो है वो किससे बनते हैं, या ऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो है वो किस चीज़ से बनते हैं, वो हाइड्रोकार्बन से, और हाइड्रोकार्बन जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनता है। तो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट में जो है वो एक एलिमेंट आता है जिसको जो है वो क्या कहा जाता है, कार्बन एलिमेंट। अगर हम इसको देखें तो ये कार्बन एलिमेंट जो है वो क्या है, ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यूज होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कौन सी कंपाउंड्स को कहा जाता है, वो कंपाउंड्स जो कि हमारे पास यानी हाइड्रोकार्बन से बने हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके जो है वो बने हैं, दैट आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। और उसको जिस ब्रांच में हम डिस्कस करते हैं दैट आर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको कहा जाता है, और जो केमिकल्स उससे बनते हैं तो उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होता है, यानी वो हमारे साथ एक साइकिल में जो है वो रहता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन। किस फॉर्म में जो है वो रहता है, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये हमारी एटमॉस्फेयर में अगर हम देखें तो तकरीबन 0.04% ऑफ द ऑक्सीजन जो है वो सर्कुलेट करता रहता है, यानी कमी बेशी उसमें 0.03 से लेकर 0.04 तक
आता है। अब ये जो मूवमेंट है ये कैसे होता है, इसमें जो है वो डिस्कस करते हैं कि इसके मेन रिजर्वायर जो है वो कौन से है। तो सबसे पहला यानी जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले डिस्कस किया कि हम अर्थ की स्फेयर्स के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अर्थ स्फेयर में ही जो है वो ये सर्कुलेट करता रहता है। अब अर्थ स्फेयर में हमारे पास ये 4 स्फेयर जो है वो हम पढ़ेंगे, जिसमें एटमॉस्फेयर आता है जहां पे एयर की अमाउंट मौजूद होती है। उस एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कार्बन साइकिल है, तो कार्बन किस फॉर्म में पाया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये तकरीबन 0.04 या फिर 0.03% तक जो है वो मौजूद होता है। अब अगर इसको हम हाइड्रोस्फेयर यानी वाटर यानी ओशंस, लेक या ग्लेशियर्स की जो है वो हम बात करेंगे, तो वहां पे जो है ये क्या होता है, वहां पे ये डिसॉल्व फॉर्म में होता है। और किसके साथ, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में जो है वो डिसॉल्व होता है कार्बन, साथ में कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ जो है वो इस फॉर्म में जो है ये स्टोर्ड होता है। यानी मोस्ट ऑफ द ओशंस में ये इस फॉर्म में जो है वो स्टोर्ड होता है। लास्ट लेक्चर में ऑक्सीजन साइकिल में भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है फाइटोप्लैंक्टन जो है वो क्या है, यानी वो तकरीबन 50 to 80% ऑफ द ऑक्सीजन जो है वो हमें देता है। तो उस ऑक्सीजन को कंज्यूम करने के लिए, यानी ये जहाँ पे ऑक्सीजन की इंक्रीज जो है वो आ जाती है, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिक्रीज होगा। तो जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इंक्रीज होगी तो वहां पे जो है वो ऑक्सीजन की, तो ये ऐसे जो है ये प्रोसेस एक दूसरे के साथ आगे पीछे जो है वो चलते रहते हैं। अगर हम बायोस्फीयर की बात करें तो बायोस्फीयर जो है वो हमारे साथ एक ऐसा स्फीयर है अर्थ का जिसमें जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसमें हमारे पास जो है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स या कार्ब्स जो है वो आते हैं, लिपिड्स या फैटी एसिड्स या जिसको हम फैट्स जो है वो कहते हैं, लिपिड्स जो है वो हमारे पास फिर 2 किस्म के जो है वो उसमें आते हैं। लिपिड्स के टाइप्स में हमारे पास जो है वो सिंपल लिपिड्स आते हैं, कंपाउंड लिपिड आते हैं, डिराइव्ड लिपिड्स जो है वो आते हैं, जिसमें एक टाइप जो है वो सिंपल लिपिड्स का फैट्स भी है। तो ये भी जो है वो एक बड़ा सोर्स है कार्बन का। इसके अलावा प्रोटीन भी जो है वो आते हैं। अगर प्रोटीन को जो है वो हम देखें, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में एक अल्फा कार्बन होता है जिसके साथ अल्काइल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अमाइन ग्रुप और साथ में हाइड्रोजन, ये सारे अटैच होके जो है वो एक प्रोटीन अमाइनो एसिड जो है वो बनाता है और मल्टीपल्स अमाइनो एसिड जो है वो मिलकर प्रोटीन्स बनाता है थ्रू अ पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसके साथ साथ अगर हम एक लार्जेस्ट सोर्स जो है वो कार्बन का देखें, दैट इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। जाहिर सी बात है जो हमारे रॉक्स है या मिनरल्स है उसमें जो है वो कहाँ से जो है वो क्या पाया जाता है, उसमें फॉसिल फ्यूल्स पाया जाता है। फॉसिल फ्यूल में बेसिकली जो हमारा ऑक्सीजन है, जो हमारे फ्यूल्स है जैसे कि कोल हो गया, ऑयल हो गया, पेट्रोलियम गैस, ये सारा जो है वो फॉसिल फ्यूल से जो है वो आ जाता है। और वो फॉसिल फ्यूल को जो है वो जब हम यूटिलाइज करते हैं, उसकी जो है वो बर्निंग करते हैं, कंबशन करते हैं, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड एक वाफिर मिकदार में जो है वो रिलीज होता है और जिससे ग्लोबल वार्मिंग की भी जो है वो कॉजेस के चांसेस होते हैं। इसी तरह यानी अगर हम देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी एक लाइमस्टोन जिसको हम चूना कहते हैं, वो भी जो है वो एक लार्जेस्ट रिजर्वायर है। और साथ में शेल्स जो कि वो समंदर में जो है वो पाए जाते हैं या नॉर्मल जो है वो रेतों में जो है वो पाया जाता है, तो वो भी हमारे पास सोर्स ऑफ कार्बन है। अब इसका यानी हमारे इंसानों पे या इनमें का इम्पैक्ट जो है वो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है जब इंसान फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल होता है, तो जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया कि उसमें क्या होता है, उसमें सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज होगी, क्योंकि कंबशन से ही जो है वो कंबशन क्या होता है कि एक मेटल के साथ जो है वो जब ऑक्सीजन का रिएक्शन करता है तो उससे क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक वाफिर मिकदार में रिलीज होता है।
तो वो कोई भी फॉसिल फ्यूल हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो कोल हो, सबसे जो है वो ये रिलीज होता है। इसी तरह डिफॉरेस्टेशन, अगर डिफॉरेस्टेशन हम करें यानी कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, अब ट्रीज की कटिंग डाउन होती है तो उससे क्या होता है, यानी उसमें प्लांट जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है, तो वो प्रोसेस रुक जाता है या कम हो जाता है। जितने लिमिटेड प्लांट्स होंगे तो उतना ही जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा होगी, और इसका रिजल्ट जो है वो क्या आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो ग्लोबल वार्मिंग दिन ब दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस की अमाउंट में जो है वो ज़्यादा इजाफा जो है वो हो रहा है। तो ये जो है वो हमारे पास एक खौफनाक रिजल्ट जो है वो बन सकते हैं। अच्छा, अगर हम इस साइकिल के मेन इंपॉर्टेंट स्टेप्स को जो है वो देखें तो सबसे पहले जो है वो आता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर से कैसे रिमूव होगा। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है, तो ये जो प्रोसेस है ये फोटोसिंथेसिस, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ही जो है वो आता है, साथ में जो है वो वाटर, ये दोनों की कंबाइन से सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में जो है ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, जिससे जो है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखिए तो ये क्या करता है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो है वो क्या होगा, यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव्ड हो सकता है इस दुनिया से, या मतलब हमारे एनवायरनमेंट से या एटमॉस्फेयर से जो है ये रिलीज हो सकता है। अब सवाल ये आता है कि ये काम कौन करता है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये कौन करता है। तो ये सबसे ज्यादा या कॉमन जो है वो हमारे पास ग्रीन प्लांट्स है, उसके अलावा अलगाई या अलजी जो है वो है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट यानी जो रिच सोर्स है दैट आर द फाइटोप्लैंक्टन जो है वो हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, जिसको जो है वो मैंने आपको जो है वो बताया था कि ये कितना ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करता है, ये तकरीबन 50 to 80% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करता है। अगर हम देखें तो ये प्रोसेस जो है वो किस तरह होता है, तो इस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा वही फोटोसिंथेसिस वाला कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीफ के जरिए इंटर हो जाता है, वाटर जो है वो जाइलम के जरिए रूट एब्जॉर्ब करके रूट हेयर्स के जरिए जो है वो आ जाते हैं, और दोनों जो है वो कंबाइन होके जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है, जब सनलाइट उन पे लगता है तो ये क्या बना लेता है, ग्लूकोज बनाता है, साथ में ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करता है। अब इसका रिजल्ट जो है वो क्या आता है, तो अगर हम इसका रिजल्ट जो है वो देखें तो रिजल्ट में क्या बनता है, क्योंकि अगर हम देखें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है तो वहां पे अगर हम ज्यादा प्लांट्स लगाएंगे तो वो फ्रेश ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीजन जो कि बेनिफिशियल है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो तो वो क्या होता है, वो टॉक्सिसिटी की तरफ जाता है, वो जाता है ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जो है वो जाता है, जो कि खतरनाक है। अगर नेक्स्ट स्टेप हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर को वापस कैसे जाता है, यानी हमने जो है वो बात की कि ये तो एक फोटोसिंथेसिस के जरिए क्या होता है वो एब्जॉर्ब करता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस कैसे आता है, तो वापस वो रिस्पायरेशन के जरिए आता है। अब रिस्पायरेशन जो है वो क्या है, जैसे शुरू में मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये दोनों प्रोसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें रिस्पायरेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस का अल्टरनेटिव है। यानी रिस्पायरेशन में क्या होता है, रिस्पायरेशन में यही ऑक्सीजन के साथ जो है वो ग्लूकोज आ जाता है C6H12O6, और वो जो है वो क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, और साथ में जो है वो वाटर और एनर्जी जो है वो रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ ATP जो है वो रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट में, या जो है वो रिस्पायरेशन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया में ही जो है वो
होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को इसी वजह से पावर हाउस ऑफ द सेल जो है वो कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन होती है। और हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ पे रिस्पायरेशन होती है, तो जो मसल सेल्स है उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो रिस्पायरेशन होती है, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। नंबर सेकेंड इज कंबशन। तो कंबशन में जो है वो क्या होती है, जो ऑर्गेनिक मैटर है उस ऑर्गेनिक मैटर के साथ जो है वो ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, और ऑक्सीजन रिएक्ट करने के बाद जो है वो क्या देता है, वो जल जाता है, और उसके जलने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाता है हमारी एटमॉस्फेयर में। इसी तरह डिकम्पोजिशन, अब ये जो दो प्रोसेस है, रिस्पायरेशन, ये बहुत ज्यादा फास्ट है, ये विद इन मिनट्स में जो है वो हो जाता है। कंबशन में भी जो है वो मिनट्स या कुछ और जो है वो लग जाते हैं। लेकिन डिकम्पोजिशन जो है वो इसमें क्या लगता है, ये भी यानी जो मरे हुए ऑर्गेनिज्म है, जो प्लांट्स या एनिमल्स मर जाते हैं तो उनका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनका डिके करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। और उस डिकम्पोजिशन में जो है वो क्या होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है तो ये प्रोसेस जो है वो स्लो होता है, ये तकरीबन महीने तक जो है वो ले सकता है। बाकी जो है वो कितना है, वो ये तकरीबन मिनट्स में, ये आवर्स में या दिन जो है वो ले सकता है, जबकि डिकम्पोजिशन जो है वो महीनों तक ले सकता है। नंबर लास्ट थिंग इज वेदरिंग। वेदरिंग में जो है वो क्या होती है, यानी ये हमारे पास सबसे स्लोएस्ट प्रोसेस है, जो कि साल मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है वो लेते हैं, जिसमें जो है वो क्या होगा, यानी यही ऑर्गेनिक मैटर जो है वो किस चीज में, असल में जो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्जन इसकी जो है वो आती है, तो उस प्रोसेस को जो है वो हम कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो है वो इसमें क्या होगी, सबसे पहले बात करेंगे फीडिंग की। फीडिंग असल में खिलाने को या खुराक खाने को जो है वो कहा जाता है। तो यहाँ पे फीडिंग जो है वो स्पून फीडिंग की हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पे जो फीडिंग की हम बात कर रहे हैं वो ये कि कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन जो है उससे कैसे फीडिंग होती है। तो उससे फीडिंग का जो है वो आसान तरीका है। जाहिर सी बात है, प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो क्या करते हैं, रिलीज कर लेते हैं, और जब ये रिलीज करते हैं तो उसमें जो प्लांट्स है वो जो बच जाते हैं, तो वो प्लांट जो है वो क्या करते हैं, वो कुछ एनिमल्स है जिसको हम हर्बिवोर्स कहते हैं, वो आके इनको खा लेते हैं। हर्बिवोर्स को जो है वो कार्निवोर्स खाते हैं, और इसी तरह ये एक साइकिल जो है वो चलता रहता है। तो फीडिंग भी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है इसमें। नेक्स्ट जो है वो अगर हम देखें तो फॉसिलाइजेशन। फॉसिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर डेड मटेरियल टू द फॉसिल फ्यूल इज कॉल्ड फॉसिलाइजेशन, जिसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स जो है वो लगते हैं। अब इसमें भी जो लिथोस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लॉक्ड हो जाता है। उसकी लॉक्ड होने की वजह जो है वो क्या है कि वो बरीड होता है, और उसमें जो है वो जैसे कोयला जो है वो बनता है, या बाकी गैसेस जो है वो बाकी गैस या साथ में जो है वो ऑयल वगैरह जो है वो बनते हैं। ओशन एक्सचेंज, अगर ओशन में जो है वो हम देखें तो जैसे हमने बात की कि इसमें जो है वो क्या होगा, डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो वो डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है वो क्या होती है, यानी ऑक्सीजन का एक्सचेंज जो है वो होता रहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमने देखनी है लास्ट में कि ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट क्यों है, आखिर क्यों हम पढ़ते हैं या क्यों जो है वो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इसकी मेन कुछ वजूहात जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कार्बन को रिसाइकल करता है। जैसे कि हमने शुरू में कहा था कि कार्बन रिसाइकल होता है, साइकिल की तरह बार बार जो है वो यूटिलाइज होता है, फिर रिलीज होता है, यूटिलाइज होता है, रिलीज होता है। इसी तरह ये कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कंट्रोल करता है। अगर ये कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग काज करेगा, यानी एक पागल कुत्ते की तरह है, हाथ से निकलने नहीं देना है। अगर हाथ से निकलने दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये तबाही मचाता है, जैसे कि मिसाल हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग है। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल बनाने में भी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है कि कैसे जो है वो फॉसिल फ्यूल जो है वो बनते हैं, तो इसमें भी जो है वो किरदार अदा करते। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है वो समझ आ गया होगा। किसी का भी जो है वो कोई सवाल हो तो वो कमेंट में भी जो है वो आप लोग पूछ सकते हैं। जो लास्ट में आप लोगों को जो है वो एक पिक्चर जो है वो शेयर कर लूँगा, जिसमें जो है वो आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो भी ज़रूर देखिएगा कि किस तरह जो है वो हम एग्ज़ाम में कौन कौन सी क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।